हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के एफआर सब्जेक्ट से इंडिया 103 का एक लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स। ये कॉन्सेप्ट है कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स। देखो, इसमें क्या होता है, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, कंटिजेंटली इशूएबल शेयर मतलब अगर कोई कंटिजेंसी होगी, कंप्लीट कोई कंटिजेंसी मतलब ऐसा होगा तो कंपनी शेयर इशू करेगा। कुछ कंटिजेंसी, कुछ इवेंट रहेगा तो वो इवेंट होने पे कंपनी कुछ शेयर इशू करेगा, तो उसका क्या रूल्स है, उसके लिए इंडेक्स ने क्या लिखा है डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग 10 lakhs, there was no option warrant or convertible instrument outstanding during the year, तो एट परसेंट हमारा बेसिक शेयर्स 10 lakhs है। An agreement related to a recent business combination provides for the issue of additional ordinary shares based on the following conditions, मतलब कंटिजेंसी हो गया क्योंकि शेयर इशू करेंगे लेकिन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। 5,000 additional ordinary share for each new retail site opened, कंपनी अगर कोई रिटेल साइट ओपन करेगा तो 5,000 और शेयर्स इशू करेगा। फाइन। 1,000 एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर ईच 1,000 ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 20 lakhs। फाइन। मतलब 20 lakhs के ऊपर अगर हमारा प्रॉफिट 1,000 से बढ़ेगा तो नंबर ऑफ शेयर्स भी 1,000 इशू होंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। और एक्चुअल ये था हमारा कंडीशंस। अब एक्चुअली क्या हुआ, रिटेल साइट ओपन ऑन 1 मई। हमने 1 मई में एक रिटेल साइट ओपन किया, देन वन मोर ऑन 1 सितंबर। ओके, सॉरी। फिर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के बारे में, 11 lakhs हमारा प्रॉफिट है फर्स्ट क्वार्टर का, ये दिसंबर एंडिंग सम है। सेकेंड क्वार्टर 23 lakhs, थर्ड क्वार्टर 19 lakhs कम हो गया, इंक्लूडिंग अ 4,50,000 लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एंड 29 lakhs ऑन 31 दिसंबर। कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस ऑन क्वार्टरली एज वेल एज एनुअल बेसिस। स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक ईपीएस से। चलो, पहले कैलकुलेशन ऑफ हमारा एज यूजुअल बेसिक ईपीएस हमें 4 क्वार्टर्स के लिए करना है, तो ये पर्टिकुलर्स और फिर Q1, Q2, Q3 और Q4 और फाइनली टोटल फॉर द होल ईयर। टोटल मतलब ये पूरे ईयर का है, लिख देते हैं इधर ईयर। चलो, सबसे पहले हमारा प्रॉफिट कितना है करंट ईयर का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। Q1 का प्रॉफिट है 11 lakhs। ओके, 11 lakhs का प्रॉफिट। Q2, टोटल 23 है एज ऑन दैट डेट। ये एज ऑन दैट डेट मतलब वहां तक का ये प्रॉफिट है, तो 23। और पहले क्वार्टर वन में हमारा 11 था, दैट मीन्स क्वार्टर टू में हमने कितना अर्न किया, 23 माइनस 11, तो 12 lakhs। फिर क्वार्टर थ्री में क्या हो गया, 19 lakhs। 19 lakhs हो गया विच मीन्स 4 lakhs कम हो गया, तो ये हमारा प्रॉफिट है -4 lakhs। और फाइनली Q4 में हमारा प्रॉफिट है 29 lakhs विच मीन्स 19 से 29 हो गया, तो 10 lakhs का हमने प्रॉफिट अर्न किया। टोटल पूरे ईयर का प्रॉफिट है 29 lakhs। चलिए, ये हमारा एक हो गया प्रॉफिट। अब हम आते हैं नंबर ऑफ शेयर्स में। नंबर ऑफ शेयर्स में इसमें तीन टाइप के शेयर्स हैं। एक हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है पहले वो देखेंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कंपनी के पास, वो है 10 लाख शेयर्स। चलिए, एट प्रेजेंट ऑलरेडी हमारे पास 10 लाख शेयर्स है पूरे साल का, वो स्टार्टिंग टू एंड उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वो हमारे पास 10 लाख शेयर्स ही है। फिर हमारे पास दो कंटिजेंसी थी, एक था रिटेल साइड कंटिजेंसी और एक था अर्निंग्स कंटिजेंसी। रिटेल साइट कंटिजेंसी और एक अर्निंग्स कंटिजेंसी। अर्निंग्स कंटिजेंसी, ठीक है। चलो, रिटेल साइट के बारे में क्या लिखा था, एक बार पहले रूल पढ़ते हैं इसका और फिर हम एप्लीकेशन देखते हैं। 5,000 एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर ईच न्यू रिटेल साइट ओपन ड्यूरिंग X1। अगर हम एक रिटेल साइट ओपन करेंगे तो हम 5,000 शेयर्स और इश्यू करेंगे, ऐसा हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक कंडीशन डाला है। फाइन। तो यहाँ पे रिटेल साइट ओपन हुआ है एक 1 मई को और एक 1 सितंबर। तो इसका मतलब क्वार्टर वन में तो कोई रिटेल साइट ओपन नहीं है, तो उसको नील कर देंगे। क्वार्टर टू में हमने 1 मई में रिटेल साइट ओपन किया,
तो अगर हम क्वार्टर के एंगल से देखेंगे तो सेकंड क्वार्टर हमारा है अप्रैल, मई और जून। तो फर्स्ट मई मतलब 2 मंथ्स के लिए था, 2 मंथ्स। तो यहां पे आ जाएगा 5,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, दैट इज 3,333 शेयर्स, 3,333 शेयर्स। कैलकुलेशन नीचे बता देते हैं। 5,000 शेयर्स इंटू 2/12, ध्यान रखना, सॉरी 2/3, 2/12 नहीं करना है, 2/3, क्योंकि ये क्वार्टर के एंगल से हम देख रहे हैं। क्वार्टर के एंगल से 3 मंथ्स है, और उसमें से फर्स्ट में मतलब मई एंड जून 2 मंथ्स के लिए शेयर इशू होते हैं। फाइन। फिर हमने सेकंड साइड ओपन किया 1 सितंबर में, 1 सितंबर। तो अगर हम अभी Q3 के एंगल से देखेंगे तो सबसे पहले ये जो 5,000 था मई क्वार्टर का, मई मंथ का, वो तो पूरा 3/3 वेट्स आएगा, क्योंकि वो तो प्रीवियस क्वार्टर का है। तो करंट क्वार्टर में ऑल 3 मंथ्स द शेयर्स वर इशू। और फिर हमने फर्स्ट डेट क्या है, 1 सितंबर कर, 1 सितंबर में और एक रिटेल साइट ओपन किया, तो हमने 1 सितंबर में शेयर इशू किया होगा। तो कितना मंथ्स है, ओनली 1 मंथ, सितंबर, क्योंकि थर्ड क्वार्टर जो है वो है जुलाई, अगस्त एट सितंबर। तो ये 1 मंथ के लिए है, तो 1/3 हो जाए। तो 5,000 इंटू 1/3 और प्लस 5,000, तो टोटल हो गया 6,667। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 6,667, सेकेंड वर्किंग हो, दैट्स इट। और Q4 में तो कोई शॉप ओपन नहीं किया, तो उसका वर्किंग। अब Q4 के एंगल से अगर हम देखेंगे तो 5,000 जो हमने पहले क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर में इशू किए थे, वो तो पूरे 3 मंथ्स के लिए है। हम Q4 के एंगल से देख रहे हैं। और सिमिलरली 1 सितंबर में जो साइट ओपन किया था वो भी पूरे 3 मंथ्स के लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 10,000। तो इस क्वार्टर के एंगल से देखोगे तो 10,000 शेयर्स हो गए पूरे। आई होप ये ओके है। देखो, हमें स्पेसिफिक क्वार्टर के एंगल से सोचना है, क्योंकि हम क्वार्टर वाइज अर्निंग पर शेयर फाइंड कर रहे हैं। तो अगर Q4 के एंगल से देखो तो दोनों रिटेल साइट प्रीवियस क्वार्टर या उसके पहले इशू हो, लाइक रिटेल साइट ओपन हुए थे, तो शेयर्स भी हमने पहले इशू कर दिए। तो करंट क्वार्टर में फॉर ऑल 3 मंथ्स वो शेयर्स ऑलरेडी इश्यूड है। फाइन। अब हम आते हैं ईयर में। अब पूरे ईयर के एंगल से देखते हैं, हमें टोटल भी देखना है, पूरे ईयर के एंगल से भी देखना है। अब यहां पे संभालो, ईयर के एंगल से देखना है तो हम कैसे देखेंगे। पहला 5,000 शेयर हमने जब इशू किया था, वो इशू किया था 1 मई। तो ईयर के एंगल से देखेंगे तो ये 8 मंथ्स है, मई से लेके दिसंबर। पहला 1 मई में साइट ओपन हुआ था, तो हम शेयर्स 1 मई को इशू करेंगे, विच मींस दे आर आउटस्टैंडिंग फॉर 8 मंथ्स। नेक्स्ट रिटेल साइट हमने ओपन किया था 1 सितंबर, तो वो 4 मंथ्स के लिए ओपन है, 4 मंथ्स। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो 5,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 12 एंड 5,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 12। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 5,000। आई होप ये समझ गया है। तो यहाँ पे 5,000 शेयर्स। स्टूडेंट्स कभी कभी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बोला सर Q4 में 10,000 दिख रहा है और टोटल में 5,000, ऐसा क्यों। क्योंकि वेट्स डिफरेंट है ना। Q4 में हम अगर देख रहे हैं तो Q4 के एंगल से वो पहले शेयर इश्यू हो चुके हैं, इसलिए दोनों में 3/3 का वेट्स है, दोनों में 3/3 का वेट्स है। लेकिन अगर हम ईयर के एंगल से देख रहे हैं तो जो फर्स्ट मई में इशू किए थे उस पे 8 मंथ्स का वेट आएगा, और जो 1 सितंबर में इशू किया उस पे 4 मंथ्स का वेट आएगा, सितंबर टू दिसंबर। ओके। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 5,000, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। फाइन, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अर्निंग कंटिजेंसी। तो अर्निंग कंटिजेंसी के बारे में क्या लिखा गया था, उनका हमारा अग्रीड टर्म्स क्या था, कि अगर प्रॉफिट 20 lakhs के ऊपर गया तो फॉर एवरी 1,000 रुपीज इन प्रॉफिट बियॉन्ड 20 lakhs हम 1,000 शेयर इशू करेंगे। 1,000 के लिए 1,000, ओके, पर बियॉन्ड 20 lakhs। तो क्या Q1 में हमारा प्रॉफिट 20 lakhs हुआ, नहीं हुआ, तो नील। क्या Q2 में हुआ, तो अब ये समझो प्रॉपर्ली, Q2 में हुआ है 23 lakhs टोटल। लेकिन हम फिर भी शेयर इशू नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कंडीशन है इसको हम प्रॉपर्ली रीड करेंगे ना, तो वो कंडीशन फॉर द ईयर है, लाइक प्रॉफिट शुड इन एक्सेस ऑफ 20 lakhs फॉर द ईयर। अगर पूरे ईयर का होगा तो, पूरे ईयर का होगा 31 दिसंबर X1, पूरे साल में अगर हमारा प्रॉफिट 20 lakhs के ऊपर गया तो हम देंगे।
तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर 23 लाख तो हो गया है, तो साल में तो हो गए 23 लाख के ऊपर, तो जरूरी नहीं है। Q2 में हो गया पर Q3 में लॉस हो सकता है, Q4 में लॉस हो सकता है, तो उसके वजह से पूरे साल का प्रॉफिट 23 लाख के अंदर हो जाएगा। इन दैट केस 20 लाख के अंदर हो जाएगा। इट कैन बी लेस देन 20 लाख। जरूरी नहीं है कि Q2 में 23 लाख हो गया तो पूरे साल में 20 लाख के ऊपर रहेगा, क्योंकि Q3 और Q4 में लॉस होगा। तो इसलिए Q2 के प्रॉफिट से हम वो इतना रेलेवेंट नहीं है, हमें पूरे साल का प्रॉफिट देखना है। तो हम Q2 में शेयर इशू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशन पूरे साल के प्रॉफिट की बात है। Q3 में भी इशू नहीं होगा। अब Q4 में, हाँ Q4 में 29 लाख हो चुका है, पर Q4 में भी नहीं इशू होगा। Q4 में भी नहीं इशू होगा। क्यों नहीं होगा? हम क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं Q4 में भी, और टोटल में भी क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? क्योंकि देखो कंडीशन क्या है कि पूरे साल का प्रॉफिट होना चाहिए 29 लाख, 20 लाख सॉरी, पूरे साल का प्रॉफिट होना चाहिए 20 लाख के ऊपर, तो हम शेयर इश्यू करेंगे। तो इसमें क्या पूरे साल का प्रॉफिट 20 लाख हुआ है? हुआ है। कब पता चलेगा? क्या ये 31 दिसंबर को पता चलेगा? तो ऑब्वियसली नो, क्योंकि बुक्स बनते बनते जैन होगा, 10 जैन 15 जैन, तो हम शेयर्स तभी इशू कर पाएंगे। 31 दिसंबर का प्रॉफिट जो दिया है वो है 29 लैक्स टोटल पूरे साल का। पर क्या ये 29 लैक्स का जो प्रॉफिट है हमें 31 दिसंबर को पता चलेगा? तो ऑब्वियसली नो, क्योंकि बुक्स बनेगा जैन में, तो जैन में पता चलेगा। इसीलिए शेयर भी इशू जैन में होंगे, तो दिसंबर में इशू नहीं हुए, इसलिए नहीं। अच्छा, समझो सपोज कोई बोलते हैं कि चलो, कि हम एक ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो परफेक्ट है और हम 31 दिसंबर का प्रॉफिट 31 दिसंबर को ही फाइंड कर लेंगे। सपोज अगर ये भी मानते हैं, चलो कि 31 दिसंबर का प्रॉफिट मुझे 31 दिसंबर को पता चल जाएगा, तो भी इन दैट केस वेट होगा 1/365, कि भाई एक दिन पहले ही एक दिन मिला वेट्स, तो वो नेग्लिजिबल वेट हो गया, इसलिए हम शेयर को इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए हम ये मान रहे हैं कि 31 दिसंबर को ये शेयर इशू नहीं होगा और ये बाद में होगा, इसलिए हम उसको नील ले रहे हैं। Fine. ये भी क्लियर हो गया? दैट्स इट। अब इसको टोटल करके डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, यहाँ पे 10 लैक्स है, और यहाँ पे है 10,03,333। यहाँ पे है 10,06,667। यहाँ पे 10,10,000, और यहाँ पे 10,05,000। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ शेयर्स। अब हम बेसिक ईपीएस फाइंड कर सकेंगे। ओके, बेसिक ईपीएस विच इज ए डिवाइड बाई बी। ओके, ए डिवाइड बाई बी। तो फर्स्ट ईयर 11 lakhs डिवाइड बाई 10 lakhs 1.1 फर्स्ट क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर 12 lakhs डिवाइड बाई 10 lakh 3,333, दैट इज 1.196। 4 lakh नेगेटिव है, डिवाइड बाई 10 lakh 6,667, तो नेगेटिव 0.397, नेगेटिव 0.397। 10 lakhs डिवाइड बाई 10 lakh 10,000, 0.99। और फाइनली पूरे ईयर का प्रॉफिट 29 lakhs डिवाइड बाई 10,05,000, दैट इज 2.886। ये हमारा क्यू आई सॉरी, ये हमारा पूरे साल का बेसिक अर्निंग पर शेयर है। अब हम जाते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर पे। सेम प्रेजेंटेशन होगा, अब हम डाइल्यूटेड फाइंड करेंगे। डाइल्यूटेड 1, Q2, 3, Q4, और फाइनली टोटल पूरे साल का। टोटल मतलब पूरे ईयर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं है, तो प्रॉफिट जो दिया था क्वेश्चन में हम वही लेंगे, दैट इज 11 लाख 12 लाख, 11 lakhs 12 lakhs, -4, -4 lakhs, 10 lakhs और 29 lakhs। चलो, ये तो एज इट इज कॉपी कर दिया हमने। अब नंबर ऑफ शेयर्स पे आते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स में अगेन तीन टाइप के शेयर्स। पहला एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑलरेडी हर क्वार्टर में हमारे पास 10 लाख शेयर्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब आते हैं रिटेल साइड कंटिजेंसी। रिटेल साइड कंटिजेंसी में आते हैं। ओके, फर्स्ट क्वार्टर में तो शेयर इशू नहीं हुआ था। अब सेकेंड क्वार्टर में, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट कि डाइल्यूटेड में हमें किस तरीके से सोचना है। स्टैंडर्ड क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड का गाइडलाइंस क्या है? स्टैंडर्ड ने क्लियरली ये बोला है कि हमें ये सोचना है कि हमने जो शॉप ओपन किया, जैसे हमने यहाँ फर्स्ट टाइम कब शॉप ओपन किया? 1 मई।
तो हमें ये सोचना है कि वो जो कंटिंजेंसी सेटिस्फाई हुआ है वो कब हुआ है, कहां से काउंट करना है। राइट फ्रॉम लेटर ऑफ फॉलोइंग, लेटर ऑफ, ये जो दो डेट है उसमें से जो लेटर होगा, एक था हमारा डेट ऑफ अग्रीमेंट, मतलब हमने जिस कंपनी के साथ जो अग्रीमेंट किया बिजनेस कॉम्बिनेशन का, वो डेट, और वो डेट, और स्टार्ट ऑफ द पीरियड, स्टार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, और स्टार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, इन दोनों में से जो लेटर होगा वो डेट माना जाएगा। हम ये मानेंगे कि भाई इन दोनों डेट में से जो लेटर है हम वो देखेंगे। तो देखो जैसे कि हमने साइट कब ओपन किया, हमने ओपन किया मई को फर्स्ट मई को फर्स्ट साइट ओपन किया। पर कंटिंजेंसी के लिए हम ये मानेंगे, डाइल्यूटेड के लिए हम ये मानेंगे कि एज इफ वो अगर ओपन होता अग्रीमेंट या स्टार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड विच एवर इज लेटर, तो फर्स्ट क्वार्टर के सेकंड क्वार्टर के लिए, फर्स्ट क्वार्टर में साइट ओपन ही नहीं हुआ था, सेकंड क्वार्टर में हम ये मानेंगे कि हमारा फर्स्ट अप्रैल को ही ओपन हुआ था, या डेट ऑफ अग्रीमेंट, और डेट ऑफ अग्रीमेंट क्वेश्चन में नहीं दिया है, पर ये लिखा गया है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन हो चुका है, तो मतलब ये पहले से होगा, लास्ट ईयर से ही होगा, तो उसका डेट लास्ट ईयर का डेट होगा, विच एवर इज लेटर, तो ये डेट माना जाएगा फर्स्ट अप्रैल। तो हम ये मानेंगे कि ये कंटिजेंसी जो हमने रिटेल साइट ओपन की है अगर फर्स्ट अप्रैल को ही हो गई होती तो क्या होता। इसमें सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है डाइल्यूटेड में। डाइल्यूटेड में हमें यह सोचना है कि जो कंडीशन सेटिस्फाई हुई, अगर वो इन दोनों में से लेटर वाला डेट वहां पे ही हो गई होती तो क्या होता। तो फर्स्ट अप्रैल में हो गई होती तो हम यहाँ पे 5,000 शेयर इशू कर देते। फिर नेक्स्ट क्वार्टर पे आते हैं, वेट्स नहीं ले रहा हूं, वेट्स 3/3 होगा, वेट्स 3/3 ही होगा, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि फर्स्ट अप्रैल को इशू हुआ होता तो क्या होता। फिर आते हैं हम Q3 में, हम आते हैं अब Q3 में। तो अब हमने एक और रिटेल साइट ओपन किया है, एक और रिटेल साइट, पर कब ओपन की, 1 सितंबर पर। फिर से हम क्या मानेंगे कि वो साइट अगर या तो अग्रीमेंट डेट दैट इज लास्ट ईयर, या फिर वो 1 अक्टूबर को ही इश्यू हो गई होती। 1 अक्टूबर नहीं था, हम Q3 में है, तो 1 जुलाई को इश्यू कर दिया होता तो क्या होता, विच एवर लेटर, तो ये लेटर डेट हो गया। तो हम ये मानेंगे कि 1 जुलाई को ही इश्यू हो गया होता, तो फिर हमारा अ, कितने हम शेयर्स काउंट कर देते हैं। तो अगेन यहाँ पे पूरा वेट्स आएगा, क्योंकि 3/3 है, स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर से ही, स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड से ही। तो 5,000 पहले का और 5,000 यहाँ का। और Q4 में भी हमने ऑलरेडी शेयर इशू करके रखे हैं 10,000, तो हम पूरा वेट्स आएगा पूरा 10,000। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स कम नहीं हो रहे क्योंकि वेट्स 3/3 आएगा। तो और ईयर के एंगल से देखेंगे तो अगेन सेम होगा, हम पूरे ईयर के एंगल से देखेंगे तो भी वही डिस्कशन होगा कि अगर हमने स्टार्टिंग से ही कर दिया होता इशू तो क्या होता। तो अगेन यहाँ पे भी 10,000 शेयर्स होता। इस तरीके से रिटेल कंटिजेंसी हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट कंटिजेंसी था हमारा प्रॉफिट कंटिजेंसी, अर्निंग्स कंटिजेंसी। तो अर्निंग्स कंटिजेंसी में अभी हम कैसे सोचेंगे, क्वार्टर वन में देखो, इसमें ऐसे सोचना है कि अगर करंट क्वार्टर ही मेरा एंड ऑफ द कंटिजेंसी पीरियड होता तो क्या होता। तो करंट क्वार्टर 20 लाख के ऊपर क्या प्रॉफिट हुआ है, नहीं हुआ है, 11 लाख हुआ है, तो हम शेयर इशू नहीं करेंगे। अच्छा, 12 लाख सेकंड क्वार्टर पे आ जाओ, सेकंड क्वार्टर में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 12 लाख, टोटल कितना हो गया, 23 लाख। अब यहां पे कैसे सोचना है, यहां पे इस तरीके से सोचना है कि भाई यही जो है 23 सेकेंड क्वार्टर जो है वही मेरा एंड ऑफ द कंटिजेंसी पीरियड है। इसमें हमें सोचना है कि सेकेंड क्वार्टर ही अगर हमारा एंड ऑफ द कंटिजेंसी पीरियड है तो क्या होता। तो हमने शेयर इशू करना था, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ दोनों मिला के, 23 लाख। तो 20 लाख के ऊपर है कितना ऊपर है, 3 लाख। तो 1,000 प्रॉफिट के लिए 1,000 शेयर, तो 3 लाख प्रॉफिट के लिए कितना। तो यहां पे हम 3 लाख शेयर इशू करते हैं। देखिए बेसिक और डाइल्यूटेड में सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। बेसिक में हमें यह सोचना है कि जब तक पूरा ईयर एंड नहीं होगा तब तक हम प्रॉफिट नहीं देखेंगे, टोटल प्रॉफिट हमें पूरे ईयर का देखना है। लेकिन लेकिन यहां पे डाइल्यूटेड में किस तरीके से सोचना है, डाइल्यूटेड में यह सोचना है कि जो हमने प्रॉफिट अर्न किया और जो क्वार्टर में हम है वो क्वार्टर हमारा एंड ऑफ द कंटिजेंसी पीरियड होता तो क्या होता। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट 23 लाख होता। तो कितना एक्सेस है, 3 लाख, तो हम कितने शेयर इश्यू करेंगे, 3 लाख। अब Q3 पे आते हैं, Q3 में टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 19 लाख। तो 19 लाख हो गया तो मतलब वो 20 लाख के अंदर है। तो क्या हम यहाँ पे कुछ शेयर्स काउंट करेंगे, तो नहीं क्योंकि कंडीशन हम यही मानना है कि हमें यही मानना है कि Q3 हमारा लास्ट, Q3 जो है वो ही हमारा लास्ट पीरियड है कंटिजेंसी का,
कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, और प्रॉफिट तो हुआ नहीं 20 लाख के ऊपर, तो नंबर ऑफ शेयर इशू नहीं होंगे। और फाइनली Q4 में कितना हो गया? Q4 में हुआ 29 लाख, तो यहाँ पे हम 20 लाख के ऊपर 9 लाख है प्रॉफिट, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी हम 9 लाख इशू करेंगे। और यहाँ पे भी टोटल में भी 9 लाख। यहाँ पे ये पूरे इसमें कहीं भी वेट्स काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम यही मानते हैं कि भाई स्टार्टिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड से काउंट किया जाएगा, इसीलिए वेट्स नहीं आता है। तो Q2 के लिए वो 3/3 वेट्स है, Q4 के लिए भी 3/3, और पूरी ईयर के एंगल से हम देखेंगे तो 12/12, इसीलिए वो वेट्स दिखते नहीं है, कैंसिल होके 1 हो जाएंगे, तो हम स्टार्टिंग से ही उसे काउंट करें, स्टार्टिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ शेयर टोटल आ रहे हैं। फाइन, अभी से टोटल कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे 13,05,000, 13,05,000। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है 11 लाख, 10,10,000, और यहाँ पे है 10 लाख प्लस 19 लाख, 19,10,000, और यहाँ पे भी 19,10,000। तो हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस मिल जाएगा हमें। डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस ए डिवाइड बाई बी, जो प्रॉफिट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। फर्स्ट का 1.1, सेकंड का 12 लाख डिवाइड बाई 13,05,000, तो वो हो गया 0.91, 0.92। नेक्स्ट है 4 लाख डिवाइड बाई 10,10,000, 0.396 का लॉस आ रहा है। नेक्स्ट वन 10 लाख डिवाइड बाई 19,10,000, 0.524, और पूरी ईयर का 29 लाख डिवाइड बाई 19,10,000, दैट इज 1.518। इस तरीके से हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस भी आ गया। दैट्स, और डाइल्यूटेड ईपीएस में हमेशा हमें चेक करना होता है कि क्या वो बेसिक से ज्यादा तो नहीं है। तो Q1 का देखो 1.1, और यहाँ पे है 1.15, तो ये हम रिपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो बेसिक से ज्यादा नहीं होना चाहिए डाइल्यूटेड। Q2 1.196, यहाँ पे 0.92, तो फाइन, अगेन ये भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। पहले Q4 पे आते हैं 0.99, और यहाँ पे 0.52, तो अगेन हम रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और टोटल में 2.8, यहाँ पे 1.518, अगेन जो हमारा डाइल्यूटेड है वो बेसिक से ज्यादा नहीं है। अब Q3 में देखते हैं। Q3 में 0.397 का लॉस है, और यहाँ पे 0.396 का, तो ऐसा देखा जाएगा तो लॉस कम हो गया। लॉस कम हो गया इसका मतलब लॉस कम हो गया, तो ये एंटी डाइल्यूटिव डाइल्यूटिव नहीं है। लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि लॉस के केस में यहाँ पे डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, Q3 का हमें डेटा प्रॉपर से देखना पड़ेगा। 1 सेकेंड। यहाँ पे जो 1,19,00,000 का जो प्रॉफिट है, इट इंक्लूड्स 4,50,000 लॉस फ्रॉम अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो हम जब वो उस क्वार्टर का ईपीएस देखेंगे, तो उसमें हमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को निकाल के इन शॉर्ट कंटिन्यू ऑपरेशन का देखना है कि कंटिन्यू ऑपरेशन में क्या है। तो हमें Q3 का एक एक्स्ट्रा एनालिसिस करना होगा। Q3 का एक एक्स्ट्रा एनालिसिस होगा। तो Q3 का पहले मैं बेसिक फाइंड करता हूं, बेसिक फाइंड करूंगा, लेकिन कौन सा? कंटिन्यूड ऑपरेशन का, कंटिन्यू। पहले हम कंटिन्यूड ऑपरेशन का चेक करते हैं। तो कंटिन्यूड ऑपरेशन में मेरा बेसिक अर्निंग पर शेयर है, कंटिन्यूड ऑपरेशन में मेरा बेसिक ईपीएस है, चेक प्रॉफिट कितना है। इस क्वार्टर में हमें 4 लाख का लॉस हुआ है, पर उस लॉस में 4,50,000 लॉस जो है वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की वजह से है। इसका मतलब हमने कंटिन्यू ऑपरेशन से, तो हमने 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। कंटिन्यूड ऑपरेशन देखो, टोटल लॉस है 4,50,000, और सॉरी, टोटल लॉस है 4 लाख, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में 4,50,000 का लॉस है। मतलब कंटिन्यूड ऑपरेशन से हमने 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। तो कंटिन्यूड में 50,000 का प्रॉफिट है, तो मेरा बेसिक अर्निंग पर शेयर होगा 50,000 डिवाइड बाई Q3 के नंबर ऑफ शेयर्स। तो Q3 के नंबर ऑफ शेयर्स है 10,06,667, 10,06,667, तो 50,000 डिवाइड बाई 10,06,667, तो
अर्निंग पर शेयर होगा 0.0497 और हम डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड करेंगे। सेम वे हमारा जो न्यूमरेटर है जिसको कंट्रोल नंबर बोलते हैं 50,000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, तो Q3 में मेरा डाइल्यूटेड में नंबर ऑफ शेयर्स था 10,10,000, 10,10,000, तो ये डिवाइड होगा 10,10,000 से। तो 50,000 डिवाइड बाय 10,10,000 दैट इज 0.0495 और ये डाइल्यूट हो रहा है। अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो मेरा जो अर्निंग्स है वो डाइल्यूट हो रहा है कंटिन्यूड ऑपरेशन का। तो अगर कंटिन्यूड ऑपरेशन का डाइल्यूट हो रहा है तो टोटल में भी हम यही मानेंगे कि डाइल्यूट हो रहा है, इवन दो एंटी डाइल्यूटिव है। इवन दो अगर हम यहाँ पे लॉस को देखेंगे तो लॉस 0.397 से 0.396 हो गया है, लॉस कम हुआ है, तो टेक्निकली इट इज एंटी डाइल्यूटिव। लेकिन हमें जब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होगा तो हमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को नहीं देखना है, हमें सिर्फ कंटिन्यूड ऑपरेशन को देखना है टू डिसाइड कि टोटल में डाइल्यूटिव है कि टोटल में डाइल्यूटिव नहीं है। तो क्योंकि कंटिन्यूड ऑपरेशन में डाइल्यूट हो रहा है तो हम यही मानेंगे कि टोटल में भी वो डाइल्यूट हो रहा है इवन दो इट इज एंटी डाइल्यूटिव। तो इस तरीके से आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। इसमें यही इंपॉर्टेंट पार्ट था ये जो मैंने यहाँ पे बताया था कि डाइल्यूटेड ईपीएस करते वक्त हमें कंटिंजेंसी में ये सोचना है कि एज इफ हमारा जो करंट क्वार्टर है वो हमारा एंड ऑफ द रिपोर्टिंग एंड ऑफ द कंटिंजेंसी पीरियड, सॉरी एंड ऑफ द कंटिंजेंसी पीरियड है, हमें यही मानना है और उस तरीके से हमें ये कैलकुलेट करना है। आई होप ये क्वेश्चन समझ गया होगा। चलिए विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। चलो बाय।